एवरीवन, क्या हाल है सभी लोगों के? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर। बच्चों, एग्जाम हम लोगों का आने वाला है बहुत कम टाइम में। अभी मैं जानता हूं कि अभी थोड़ा सा इफेक्ट चल रहा है ओमिक्रॉन वगैरह का, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, बट एग्जाम आपका आने वाले 6-7 महीने में हो ही जाएगा हर कंडीशन में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो फिर बात अलग है, बट हम लोग 6-7 महीने लेके चलते हैं। वैसे तो एग्जाम हमारा जनरली मई में हो जाया करता था, बट अभी का कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं मई को तो लेके नहीं चलूंगा, पर आप जून जुलाई या आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है। और अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा अगर सेफली खेलना चाहते हो तो 5 से 6 महीने का ही टाइम मान के चलो। तो उसके हिसाब से बच्चों एक परफेक्ट स्ट्रैटेजीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्ट वे में हमको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब बेसिकली हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कहीं वो रैंडम डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, कहीं हम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमको ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी चीजें सोल्व नहीं हो रही। तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे किस प्रकार से अपन बेस्ट स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, किस प्रकार से अपन बेस्ट वे में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं फटाफट से। तो आज हम बात करने वाले हैं, उससे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका। एक सेकेंड, या मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका बच्चों, और बच्चे लोग मुझे प्यार से नरूका सर बोलते हैं। मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स, एंड मैंने इन कोचिंग में पढ़ाया है कोटा के अंदर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग फटाफट से। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप आके ज्वाइन कर सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट रिलेवेंट डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा संबंधित। अनअकैडमी बच्चों आप लोग 2 प्रकार से पढ़ सकते हो। स्ट्रैटेजी से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी में आपके पास क्या ऑप्शन है पढ़ने के। तो एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है, पर्सनल गाइडेंस होती है, जिसके अंदर टेस्ट एनालिसिस होता है 1-to-1 में। आपको है ना आपके जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्लान बना के दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्या मिल रहा है, आइकॉनिक में सिस्टम मिल रहा है। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट है ना, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो चलिए भैया यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फीस पे बात करेंगे। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 5 टॉप स्ट्रैटेजीज टू रिमेंबर व्हाइल प्रिपरेशन। तो हम लोगों को एग्जाम के दौरान एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज को याद रखना है या फिर इन स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके शुरू कर रहा हूं, और याद रखिएगा बच्चों, जो आज का जो ये सेशन है ये आपको एकदम एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके एक एक पॉइंट पर एक साथ नहीं, एक एक करके काम करना है। स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहा हूं मैं, चलिए फटाफट शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहला आता है रूल्स ऑफ क्लास स्टडी। देखो यार, अभी है ना हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में अभी हमारे पास में नई सुविधा आ चुकी है। कौन सी सुविधा? कि अगर हम क्लास में कुछ पढ़ते हैं और बाय चांस हमारे माइंड से कुछ स्किप हो जाता है, या बाय चांस हमें उस मोमेंट पर इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होता है, तो आज हम दोबारा से उस चीज को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के दौर में हैं। ऑनलाइन के चक्कर में हम लोग कुछ चीजें छूट गई तो उसको दोबारा देख सकते हैं। ये हम लोगों के लिए फायदा है, लेकिन इस फायदे का हम लोगों को इतना भी फायदा नहीं उठाना कि इसका मतलब गलत फायदा नहीं उठाना। तो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं क्लास स्टडी के, उस रूल्स को आपको अच्छे से बढ़िया से मानने हैं। तो क्या क्या रूल्स होते हैं, देखो समझना बात को। देखो बच्चों, आजकल क्या हो रहा है ना, जब से चीजें ऑनलाइन में शिफ्ट हुई है, या फिर कोविड के चक्कर में बच्चों को क्लास स्टडी कई बार ऑनलाइन में करनी पड़ती है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि सर पढ़ा रहे होंगे ना, कोई देख तो रहा नहीं उसको, तो सीधा सीधा वीडियो चालू करके बैठ जाता है, मतलब सीधा सीधा अपना लेक्चर चालू करके बैठ जाता है। कई बार तो कई लोग तो फोन में देख रहे होते हैं रजाई के अंदर घुस के, ना सर्दी चल रही तो आजकल, या फिर जैसे कई लोग क्या करते हैं कि लेटे लेटे देख लेते हैं। तो इतने कंफर्ट जोन में आपको क्लास नहीं लेनी है, इतने कंफर्ट जोन में आपको क्लास नहीं लेनी है। तो प्लीज बी प्रिपेयर व्हाइल टेकिंग द क्लास, व्हाइल स्टार्टिंग द क्लास। आपको खुद को तैयार करना है कि भैया आप क्लास में जा रहे हो।
ये एक ऐसी क्लास है जिसको जो पढ़ोगे ना वो कंटेंट आपके दिमाग में छपना चाहिए, और ये कंटेंट के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, इस कंटेंट के बेसिस पे आप पूरे साल तैयारी करोगे, और इस कंटेंट के बेसिस पे आप नीट का एग्जाम क्रैक करोगे, जिसके बेसिस पर आप आगे चल के डॉक्टर बन सकते हो। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे होते हैं, लेटे लेटे देख रहे होते हैं, लेक्चर मतलब लेक्चर को हम पिक्चर की तरह देख रहे होते हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, इसमें हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है आपको, ठीक है, एंड ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट, जो भी आपके दिमाग में हिट कर रहा है कि हाँ भाई ये समझ में आया, हाँ भाई टीचर ने बोला समझ में आया, हाँ भाई। जैसे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो तो एनसीईआरटी को आप साथ में लेके बैठिए, है ना, स्टिकी नोट साथ में रखिए। अगर आपको सर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और आप एनसीईआरटी से ही कुछ टिक कर रहे हो तो स्टिकी नोट साथ में रखिए। लेट सपोज कि किसी टॉपिक में आपको कुछ ज्यादा समझ में आ गया, या उस टाइम पर क्या होता है ना, जब पढ़ रहे होते हैं ना हम लोग, तो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे होते हैं किसी भी चीज को लेकर। लेट सपोज कि सर तुम्हें टॉर्क पढ़ा रहे हैं, अब जब तुम टॉर्क को एक्चुअल में जब टीचर के सामने क्लास में पढ़ रहे होते हो ना, तब तुम्हें टॉर्क की रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे होते हैं। तुमको टॉर्क की जो है ना कंडीशन से कहां कहां लगता है, कहां कहां नहीं लगता है, या तुम रिलेट कर पा रहे होते हो उसको रियल लाइफ के साथ में। लेकिन जैसे ही तुम घर गए, अगर उन बातों को तुमने नहीं लिखा, तुम घर गए, उसके बाद हमने क्या करा, हम घर पहुंचे, उसके बाद हमने दोबारा उसको देखा नहीं, 3-4 दिन के बाद जाके देखा, है जब भी देखा बाद में, तब तुमको उतनी एग्जाम्पल्स, उतनी फील या उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होती है जितनी तुमको उस दिन आई थी। इवन तुम भूल चुके होते उस दिन जो आई थी। आई मेरी बात समझ में? इसीलिए नोटबुक बहुत जरूरी है, एंड हर वो चीज जो हमको उस वक्त समझ में आ रही होती है उसको नोट करना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई अच्छे से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है बच्चों, इसको अच्छे से समझना है हम लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द रूल्स ऑफ क्लास स्टडी। तो ये हो गया मेरा, एक तो पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है। दूसरी बात, अगर क्लास में बैठ रहे हो और स्पेशली अगर ऑनलाइन क्लास है, अनअकैडमी की क्लास है, या व्हाटएवर भी टाइप के आप क्लास में बैठ रहे हो, तो प्लीज क्लास में बैठने के लिए अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली दोनों प्रकार से तैयार करके आए। ऐसा नहीं कि भाई क्लास से 5 मिनट पहले तक तो हम क्या कर रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, ओहो क्लास का टाइम हो गया, चलो एक काम करते हैं 5 मिनट मूवी और देख लेता हूँ, एग्जैक्टली 9 o'clock क्लास स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, क्लास का रायता बन जाएगा उसके अंदर, नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसीलिए क्लास के लिए मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। एंड फिजिकली तैयार होना क्यों जरूरी है? फिजिकली तैयार होने का मतलब है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, अभी घर में क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो आदमी क्या करता है कि वही अपना 3 दिन से नहाया नहीं है, सो रहा है, उसी कंडीशन में उठ के आके बैठ गया, आलस आलस में क्लास ले रहा है, तो दिमाग के पास भी वही मैसेज जाता है कि जो ये चीज कर रहा है इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपको खुद को फील कराना है कि इट इज एक्चुअल में वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको खुद को तैयार होकर बैठना। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब तुम एकदम रेडी होके, एकदम तैयार होके आके क्लास में बैठोगे, मेंटली तैयार होगे कि हाँ मैंने ये सीखा था कल, आज मैं ये सीखने वाला हूं। सो मेंटली एंड फिजिकली खुद को रेडी करके ही आप क्लास में आइए। बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली। ओके, तो फिजिकली एंड मेंटली बच्चों प्रिपेयर करके अगर आप आओगे क्लास के अंदर, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे किसी भी क्लास का। ओके, तो दिस इज द रूल्स ऑफ द क्लास स्टडी। कुछ और रूल्स की बात करते हैं जो बहुत काम आ सकते हैं हम लोगों के। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब भी हम लोग कोई क्लास ले रहे होते हैं, ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है ना, मेंटली एंड फिजिकली खुद को रेडी करना है। लेकिन एक और चीज होती है, क्लासेस जो होती है ना वो सीरीज की तरह होती है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था और अब आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, मतलब कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टीवी सीरियल देखते हैं, तो टीवी सीरियल जब स्टार्ट होता है उस पर क्या लिखा आता है कि रीकैप, पिछली क्लास में आपने देखा था, पिछले मतलब सेशन में आपने देखा था कि जो भी उसमें बोल रहे होते हैं कि बिग बॉस ऊपर से देख रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन क्लास में हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा वो तो गया ही जो गया, नई क्लास में सीधे उठ के आके बैठ गए। फिर 10 मिनट के बाद तो उसको समझ में आता है कि मास्टर क्या बोल रहा है एक्चुअली। 10 मिनट के बाद तो दिमाग में आता है कि हाँ यार ये चीज हमने कल सुनी तो थी, वैसे आई मेरी बात समझ। तो ये बहुत ही ऐसी चीज है जो एक्चुअल में आपके जो क्लास की जो वर्थ है ना उसको खराब कर रही है, क्लास का कोई मतलब नहीं रख रही। तो आपको करना क्या है ना, आपको क्लास शुरू होने से पहले, मतलब ये 5-5 का रूल बना लो।
5-5 रूल। अब ये 5-5 रूल क्या है? 5 मिनट आफ्टर एंड 5 मिनट बिफोर। भाई क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले तुमने जो खुद ने कल की क्लास में नोट्स बनाए थे उसको जल्दी जल्दी देखो, रिवाइज करो। और क्लास खत्म होने के बाद तुमने जो आज पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज करो 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर अगेन जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तो तुम दोबारा आज जो तुमने पढ़ा है उसको कल तुम दोबारा रिवाइज करोगे। तो जो तुमने आज पढ़ा है उसको तुमने 2 बार रिवाइज कर लिया, एक तो क्लास के जस्ट बाद, एक अगली क्लास से जस्ट पहले। तो तुम्हारा रिवीजन तो वैसे ही हो गया। तुम्हें इसके लिए आज के 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब तुम दोबारा तुमने लिख लिया, तुमने 2 बार रिवाइज कर लिया, वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में काफी हद तक जा चुका है। अब तुम्हें ज्यादा उसके लिए हाथ पैर नहीं मारना कि इसको कैसे परमानेंट मेमोरी में भेजूं, इसको कैसे परमानेंटली याद करूं, वो जा चुका है। जैसे तुम क्वेश्चंस करने लगोगे ना, वो तुमको एकदम बढ़िया से फील दिलाएगा क्वेश्चन के अंदर। वो स्ट्रेटेजीज खुद अपने आप तुम्हारे सामने आएंगी कि यार ऐसे करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है? बच्चे कहते हैं सर समझ में सब आता है लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। अबे समझ में सब आता है लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। काहे? क्योंकि क्लास में समझ में आ रहा होता है, उसके बाद हम नोट्सबुक में कुछ भी नहीं लिखते हैं। हमको क्लास में समझ में आ रहा होता है लेकिन उसके बाद हम 5-5 का रूल नहीं अपनाते तो हमको याद नहीं होता है। और दूसरी बात कि जब हमको क्लास में समझ में आ भी रहा होता है थोड़ा बहुत, उसको हम भूल जाते हैं। तो फिर जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें वो चीज हिट ही नहीं कर रही होती है। जब चीज जो क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया है अगर वो तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं तो तुम कैसे उसके ऊपर वर्क कर पाओगे, कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? तो मेरी बात शायद तुमको समझ में आ रही होगी कि देयर आर सम रूल्स जो क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इन रूल्स के साथ अगर आप क्लास करते हो तो आपका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस तरह की क्लासेस करने का। तो मैं लिटरली कह रहा हूं बच्चों कि कई बार लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं, क्लासेस करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों के होते हैं। तो एक सिंपल सी कहानी है इसके पीछे कि जो लोग प्रॉपर वे में अच्छे से सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़ते हैं वो लोग निकल जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग नहीं निकल पाते हैं। तो सिस्टम क्या है मैंने बता दिया आपको। अब आपका ये दायित्व बनता है या आपका ये खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको फॉलो करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ सेल्फ स्टडी। अब भैया सेल्फ स्टडी की बात आ गई, बड़ी खतरनाक। देखो सेल्फ स्टडी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या करता है ना बच्चा, खुद के साथ बहुत चीटिंग करता है। तो सेल्फ स्टडी में चीटिंग करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है। देखो होता क्या है ना, उसको क्या करना पड़ता है, उसको मिल गए 20 क्वेश्चन साहब करने के लिए। तो 20 क्वेश्चन को करने के लिए साहब क्या करता है कि वो क्या करता है, पहला क्वेश्चन देखेगा, उससे नहीं होगा तो पीछे आंसर देख लेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, फिर टिक मार के आगे बढ़ जाएगा और उसको लगेगा कि उसने कर दिया। नहीं, प्लीज अपने साथ में पूरी तरीके से ईमानदार रहिए। समझ रहे हो ना, अपने साथ में खुद के साथ में पूरी तरीके से ईमानदार रहिए, तब जाके आप सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे से कुछ कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी के दौरान आपको देखो, बच्चे एक चीज तो ये करते हैं कि वो ईमानदारी से भटक जाते हैं। दूसरी बात वो क्या करते हैं कि वो चीजों को स्किप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 4 क्वेश्चन कर दिए, अब 5वां हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो क्या टिक मार के निकल लेते हैं आगे, या नहीं भी मारते उसको ऐसे ही छोड़ के आगे निकल लेते हैं और फिर दोबारा कभी उसको देखते नहीं है। नहीं यार, इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए हमारा सेल्फ स्टडी के दौरान। हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसी पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं? अगर किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो छोड़ दो, क्योंकि इससे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। हम सेल्फ स्टडी किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद के लिए कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम सेल्फ स्टडी खुद के लिए कर रहे हैं। हम खुद को समझाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, खुद को बताने के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जब तुम खुद को समझाओगे ना कोई चीज, जब तुम खुद समझोगे ना कोई चीज, तब जाके तुम नीट में क्रैक कर पाओगे, नीट में अपना मार्क्स लेके आ पाओगे। तो सेल्फ स्टडी हम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। तो खुद को क्यों चीट करना यार? आई मेरी बात समझ में? तो रूल्स ऑफ सेल्फ स्टडी, पहला रूल तो यही कहता है। सेकंड मैं आपको बता दूं कि सेकंड रूल यह है बच्चों सेल्फ स्टडी के दौरान कि यहां पे 2 प्रकार की सेल्फ स्टडी होती है। एक होती है हमारे पास में कौन सी, एक्टिव, एक होती है पैसिव। अब ये एक्टिव पैसिव क्या है? ये बेसिकली 2 प्रकार की प्रैक्टिसेस है। एक्टिव के ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, आप लोग उसके लिए मुझसे जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको अपना ऐड भी कर लीजिए और साथ में घंटी पे मार दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम पर जब भी मेरा वीडियो है आपको मिल जाए। तो एक्टिव में बाद में बात करूंगा, पहले पैसिव प्रैक्टिस की बात करते हैं।
पैसिव प्रैक्टिस मतलब तुम लोगों ने क्या करा, तुमको आज 20 क्वेश्चन मिले फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, तुमको जो भी मिला तुमने उठाया, उनको सॉल्व कर लिया। दिस इज अ पैसिव प्रैक्टिस। उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, उसमें कोई टाइमर नहीं था, उसमें कोई टाइमिंग्स नहीं था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि भैया हम लोगों को फिक्स टाइमिंग के साथ में करना है। तुमने बस जब भी टाइम मिला, लेट सपोज कि तुमने टाइम डिसाइड कर लिया कि साहब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फिजिक्स की करूंगा शाम को 4 से लेकर 5:30 के बीच में। अब वो 5:30 की जगह अगर 6 भी हो गए तो भी चल जाएगा। हो सकता है कि 20 में से तुम 10 ही कर पाए तो भी चल जाएगा, पर जो भी करोगे दिस इज द पैसिव प्रैक्टिस। ओके, अब इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 4 से 6:30 5:30 करना था और 5:30 के अंदर मुझे 20 क्वेश्चन करने थे पर 15 ही हुए, अब मैं क्या करूं। और 15 भी सही बताऊं तो सॉल्व भी नहीं हुए उनमें से भी आधे ज्यादा तो मैंने चीटिंग करके लिखे। देखो, चीटिंग करके तो लिखना ही नहीं है, खुद के साथ चीट नहीं करना। लेकिन बच्चों, हमारे साथ जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना फिजिक्स के अंदर, वो ये होती है कि मान लीजिए मैं सिचुएशन बनाता हूं। सिचुएशन ये होती है कि एक आदमी ने 20 क्वेश्चन डिसाइड करें कि वो फिजिक्स के सोल्व करेगा। जब वो 20 क्वेश्चन करने बैठता है ना फिजिक्स के, जब वो 20 क्वेश्चन करने बैठता है ना फिजिक्स के, तो होता क्या है उसके साथ में कि उन 20 क्वेश्चन से, है ना, स्टार्टिंग जब वो करता है, उसने टाइम चूज किया कि मान लीजिए 1.5 घंटे का टाइम चूज किया। साहब उसने 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट हो गया, है ना। तुम एक काम कीजिए, इसको 80 मिनट मान लीजिए, 80 मिनट, ठीक है। मैं एक आइडिया लेता हूं 80 मिनट्स का। तो एक्चुअल में उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही होती है ना, पहला क्वेश्चन वो करता है, उससे नहीं होता, कॉन्फिडेंस डाउन। फिर दूसरा करता है, वो भी नहीं होता, फिर और कॉन्फिडेंस डाउन, तीसरा वो करता ही नहीं है। तो जो उसने 80 मिनट चूज किए थे, जो उसने 1.5 घंटा चूज किया था, सही बताऊं तो 4 से लेकर 5:30 बजे तक का, उस पूरे एंटायर टाइम में वो क्या कर रहा होता है, उसने 3-4 क्वेश्चन करे, उनसे नहीं हुआ, उसने बहुत डाउन फील किया, उसके बाद उसने कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़वा ली। अब वो बैठा हुआ है, अब वो कुछ नहीं कर रहा। अब वो बैठ के क्या कर रहा है, मन ही मन सोच रहा है या खुद को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझसे फिजिक्स नहीं होती, मुझे फिजिक्स सोल्व करनी नहीं आती, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि हम लोगों को ये चीज समझ में आएगी। दिस इज द कि 20 क्वेश्चन करने कैसे हैं। देख समझ, अगर मान लीजिए तूने 1.5 घंटे में से तूने एक्टिवली 80 मिनट पढ़ने की सोची, तो 80 मिनट में तू 4 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर दे। 4 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अगर तूने 20 क्वेश्चन 80 मिनट्स में करने की सोची, ठीक है, इफेक्टिव निकाल लेते हैं इसमें हम लोग 5 यूज इफेक्टिव 80 मिनट्स। तूने 80 मिनट में तुझे क्या करना है, 20 क्वेश्चन करने हैं। तेरे पास में कितना आया, तेरे पास में आ गया 4 मिनट पर क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ गई साहब जी आपको? तो 4 मिनट पर क्वेश्चन है। अब इसका मतलब क्या है कि हमको एक क्वेश्चन में 4 मिनट देना है कम से कम। गेटिंग माय पॉइंट? हमको एक क्वेश्चन में 4 मिनट देना है। सर लेकिन किस चीज में देंगे? अगर क्वेश्चन हमको आता ही नहीं होगा तो किस चीज में देंगे? प्रयास करो, कोशिश करो, ट्राई मारो। बस जो आता है, जितना आता है पढ़ने में ट्राई मार लो और कुछ नहीं तो, लेकिन दिल से प्रयास करो। लेकिन पता है होता क्या है, ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद की बात है, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं करा जाता। और जो क्वेश्चन तुमको 4 मिनट तक सोचने के बाद भी कुछ पता नहीं चला, इसका मतलब उससे संबंधित कॉन्सेप्ट तेरे को नहीं आता, वो सीखने की जरूरत है हमको। तो दिस इज द रियल वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस, दिस इज द रियल वे ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको कोई बताए कि भैया सेल्फ स्टडी करते कैसे हैं। वरना हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, हम लोग कभी कभी फिजिक्स उठाते हैं, कभी बायोलॉजी उठाते हैं, कभी केमिस्ट्री उठाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, रायता बना के पूरे दिन का, और फाइनली सो जाते हैं कि कुछ नहीं हो पाया और कुछ ना हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। दिमाग में बस ये चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता, मैं गधा हूं, ये हूं, फलाना हूं, डिगना हूं, और बस हम लोग यही कर रहे होते हैं। अंत में गिल्ट फील करके सो जाते हैं। तो हमको 4 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन सर अगर एक भी नहीं हुआ तो? अबे तो क्या हो गया, तो एक भी नहीं हुआ तो? अगर मान लीजिए 20 में से एक भी नहीं हुआ तो क्या हो गया भैया? कोई आत्मा थोड़ी ना निकल के बाहर आ जाएगी कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, आप क्या करो सर? कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अबे तुझे पता तो चला कि तेरे को 4 मिनट प्रयास करने के बावजूद भी ऐसे 20 क्वेश्चन नहीं आते। नाउ अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ये क्वेश्चंस अपने मेंटोर से पूछो,
अपने टीचर से पूछो, अपने पर्सनल गाइड जो भी आप, जिनको भी आप मेंटोर मानते हो, जिनसे आप पढ़ते हो, उनसे पूछो पर्सनली जाके। और ये काम आप यूट्यूब पे नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको किसी सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। जैसे अनअकैडमी में आप आइकॉनिक में जुड़ते हो तो वहां पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, जिससे आप जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। और बहुत सिंपल है, नरूका 10 डालना है और 10% डिस्काउंट पाके आपको 6 महीने का आइकॉनिक लेना है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? लेकिन या फिर आप क्या करो, अपना पर्सनल ट्यूशन लगाओ। तो इट इज फार बेटर कि आप आइकॉनिक ले लो। पर्सनल ट्यूशन तुमको कितना महंगा पड़ेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बाकी बताया मैंने ये कि तरीका ये होता है, पहले ट्राई करो, फिर अगर नहीं होता तो उसकी लिस्ट बनाओ और उनको अपने पर्सनल टीचर से पूछो। पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आदमी से पूछना जिसका नीट से कोई संबंध हो। कई लोग क्या करते हैं, खुद तैयारी कर रहे होते हैं नीट की, दीदी या भैया कर रहे होते हैं, मान लीजिए उनका कोई कुछ भी कर रहे होते हैं, लेट सपोज, जिसका नीट से कोई खास संबंध नहीं है, फिर भी उनसे सवाल पूछते हैं। वो दीदी भैया को या जो भी आस पड़ोसी होते हैं उनको ढंग से आता नहीं है, तो वो अपनी तरफ से वो भी तुम्हारे तरह एफर्ट मार रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। अबे जुगाड़ नहीं लगाना, पढ़ना है हम लोगों को। एक्सपर्ट्स के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लेके एक्सपर्ट के पास जाइए। ऐसा नहीं कि तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो रैंडमली किसी से पूछ लेगा। आई मेरी बात समझ में? भाई अगर तुम्हारे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम जब इंसान के साथ में होती है तो डॉक्टर के पास जाता है, वैसे आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। रैंडम आदमी के पास जाओगे तो रैंडम आपको नॉलेज मिलेगी। जैसे होता है ना, किसी का मान लीजिए घुटना दर्द कर रहा है, तो जितने लोगों से पूछोगे उतना ज्ञान देंगे आपको लोग। लेकिन एक्सपर्ट के पास जाओगे तो आपको वो सही तरीके से सही एडवाइस देगा और सही दवाई देगा, दैट्स इट। और सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। तो आपका जो मेंटोर है ना, उसको आपकी प्रॉब्लम जब वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा ना, तब आपको एग्जैक्ट सटीक उसकी दवाई देगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? किस प्रकार से आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स ऑफ सेल्फ स्टडी। अब हम बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस। द वन इज पैसिव प्रैक्टिस एंड द वन इज एक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने कहा आपको कि मैं एक्टिव के ऊपर बाद में बात करूंगा, पर मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। एक्टिव का मतलब होता है हम ऐसा माहौल क्रिएट करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसा माहौल हमको रियल एग्जाम में मिलने वाला है। क्या मिलता है रियल एग्जाम में? क्या एसी मिलता है क्या रियल एग्जाम में? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम कोई वहां पे जाते हो तो तुमको 5 स्टार होटल में, ओ माय गॉड नीट के बच्चे आए हैं, चलिए इनको ताज लेक पैलेस में भेजते हैं या फिर ऐसे खतरनाक से होटल में भेजते हैं क्योंकि नीट के बच्चे हैं। इनके पास में 2-3 वेटर खड़े रहेंगे, चाय पानी जूस वूस जो भी चाहिए होगा उनके लिए। नहीं, तुम किसी सरकारी स्कूल में जाओगे जहां पे हो सकता है कि पंखा भी ढंग से काम नहीं कर रहा हो, जहां की बेंच हो सकता है कि टूटी फूटी हो जाए, तुम ऐसे खटखट बेंच में पता पड़ा कि 2 बड़े बड़े छेद हो, तो तुम जब लिख रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारा OMR से आर पार चल जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड यू कैन नॉट कंप्लेन। किसको कंप्लेन करोगे भैया? 3 घंटे का टाइम है, कंप्लेन करने लग गए ना तो निकल जाएगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस such type of adverse situations। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक्टिव प्रैक्टिस का मतलब है कि जैसे एग्जाम में हमको गलत सिचुएशंस मिल सकती है। मान लीजिए कि कहीं पे लाइट कम हो तो एक बार पेपर लाइट कम में भी देने का प्रयास कीजिए, एसी वेसी बंद करके देने का प्रयास कीजिए, अच्छी कुर्सियों का इस्तेमाल करने की जगह बेंचों बैठ के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और टाइमिंग का ध्यान रखिए। एक्टिव प्रैक्टिस रात के 2 बजे नहीं होती है, दिन के 2 बजे होती है। 2 से लेके 5 बजे के बीच में नीट का एग्जाम होगा और 2 से लेके 5 बजे के बीच में ही आपकी एक्टिव प्रैक्टिस होगी। गेटिंग माय पॉइंट? 2 से लेके 5 बजे के बीच में ही एक्टिव प्रैक्टिस होगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्टिव प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं? पैसिव के बारे में मैंने तो बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। मैंने पैसिव के बारे में समझा दिया आपको कि पैसिव प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है। और एक और चीज सेल्फ स्टडी के अंदर, भैया सेल्फ स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जनरली लोग इग्नोर मारते हैं, वो है रीडिंग। भाई साहब रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ होशियार चंद आएंगे उठ के, क्योंकि मैंने पहले एक बार शॉर्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कुछ 2-4 होशियार लोग आ गए, सर कैसे बात कर रहे हो सर, हम तो बचपन से ही रीड कर रहे हैं सर, हम तो नीट के एस्पिरेंट है सर, हमारा तो काम ही रीड करना है। अबे तुमने कब रीड कर लिया ढंग से? सब ये गलत फहमी होती है हमारी कि हमको लगता है कि हम रीड कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ नोट्स उठा के देख रहे हैं।
रीडिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नोट्स पढ़ लो काम हो जाएगा, नहीं भैया, मैं समझा रहा हूं कि बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप समझना, बुक से ही नॉलेज गेन करना, दैट इज रीडिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एज वेल. इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एज वेल. मतलब बायोकेमिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट आपको लगती ही होगी वो, लेकिन फिजिक्स के लिए भी बहुत जरूरी है. और एनसीईआरटी के अलावा और कोई किताब को रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको. अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो टफ होती है. अब एनसीईआरटी के डेरिवेशन टफ होते हैं, लैंग्वेज नहीं होती, तो डेरिवेशन मत करना. मैं तो रीडिंग के लिए बोल रहा हूं ना. मैंने कब कहा कि एनसीईआरटी के डेरिवेशन करने हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने कब कहा कि आपको एनसीईआरटी की डेरिवेशन करना है? आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको ग्रैब करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम. डब्बे में जो नीले नीले डब्बे होते हैं एनसीईआरटी में वो पढ़ना है. डायग्राम के नीचे जो कहानी लिखी होती है लंबी चौड़ी उसको पढ़ना है. इट इज इंपॉर्टेंट. सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्राई टू रीड अर्ली इन द मॉर्निंग ओनली, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा सबसे अच्छा रीडिंग का समय होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया सेल्फ स्टडी किस रूल से कर रहे हैं हम लोग. अगर एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिन में 2 से 5 के बीच में करनी है. पैसिव प्रैक्टिस करनी है तो टाइमिंग फिक्स करके अलार्म लगा लगा के काम क्वेश्चन करना है. ठीक है. सेल्फ स्टडी के रूप में अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर कुछ रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोगों को रिवीजन का जो काम है वो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में ही खत्म हो जाएगा. उसके अलावा हमें चैप्टर पे चैप्टर रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है. बच्चों अच्छी प्रैक्टिस कर लो, महीने में एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, काम चल जाएगा. रोज रोज जरूरत नहीं पड़ती कि तुम रोज रोज चैप्टर को रटो बैठ के. बायोलॉजी में कर लो पर फिजिक्स में जरूरत नहीं है. फिजिक्स में बढ़िया प्रैक्टिस और अच्छे से कॉन्सेप्ट सुधार लो. एक बार ढंग से रीडिंग कर लो और टाइमली क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लो. फिजिक्स में बहुत होता है ये चीज. गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं. हाँ, सो अब आता है बायोलॉजिकल क्लॉक. इस पॉइंट को मैक्सिमम बच्चे जो मैं बताने वाला हूं ना, मैक्सिमम लोग इस चीज को मानेंगे ही नहीं. बायोलॉजिकल क्लॉक, अरे भैया बच्चे कहते हैं कि सर बायोलॉजिकल क्लॉक से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भैया. अगर आदमी को भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि वो जल्दी उठ जाए, अगर वो ज्यादा एनर्जेटिक तब फील करता है जब वो जल्दी उठ जाए, रात को टाइम पे सो जाए, टाइमली खाना खा ले, टाइमली चीजों को वो रखे, तो वो एफिशिएंटली काम करेगा, उसका ब्रेन एफिशिएंटली काम करेगा. और वो जो एफिशिएंसी है ना वो उसके रिजल्ट में दिखाई देगी, उसकी प्रिपरेशन में दिखाई देगी, उसके एग्जाम के टाइम पर उसके कॉन्फिडेंस में दिखाई देगी. तो बायोलॉजिकल क्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डगमगाया हुआ है ना, जैसे कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे 4-4 बजे तक पढ़ते हैं नीट के, सुबह 5 बजे तक पढ़ते हैं, 6 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 6 बजे पढ़ पढ़ा के फिर क्या कर सोते हैं, फिर दिन में लगभग 2 बजे तक उठते हैं. क्या नीट के रियल एग्जाम के दिन तो दिन में 2 बजे उठेगा? नहीं, 2 बजे एग्जाम होगा. अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक मत बिगाड़िए, वरना लास्ट के टाइम पर उसको चेंज करने में बहुत दिक्कत आएगी. और नहीं करा चेंज तो एग्जाम के दिन जो तुम एकदम नया रूटीन लेके जाओगे वो तुमको परेशान कर देगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक पे ढंग से काम करें. खाने का टाइमिंग और सोने का टाइमिंग पे बहुत अच्छे से मतलब अवेयर रहें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं भैया. शार्प योर सो. अब ये क्या होता है यार? ये एक ऐसी स्किल है जो ये मान लीजिए कि सिर्फ नीट वालों के लिए ही नहीं, जो नीट के बाद डॉक्टर बन जाते हैं ना उनके लिए भी जरूरी है. जो इंजीनियर बन जाते हैं ना उनके लिए भी, मतलब लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शार्प योर सो. क्या होता है भाई कि मतलब अपने स्किल्स पे आप हमेशा काम करते रहो, अपने आप को खुद को हमेशा तुम सुधारते रहो चीजों को. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अपनी जो मतलब एक तरह से होता है ना कि सो का मतलब क्या होता है कि धारी को तुम और ज्यादा मतलब खतरनाक करते चलो. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लीजिए कि भाई तुम तैयारी कर रहे हो, अब तुम तैयारी कर रहे हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, पर तुम क्या कभी खुद पे काम करते हो? सर कैसे मतलब? अब कैसे मतलब क्या होता है भैया? आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है. सर उसका क्या फायदा? नीट में बहुत फायदा है. अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, प्रॉपर दिमाग तक खून जाएगा, प्रॉपर दिमाग अच्छे से काम करेगा, तो प्रॉपर जो काम 8 घंटे में कर रहे थे वो 4 घंटे में हो सकता है. तो काहे फिर उसमें 8 घंटे लगाना? तो खुद के ऊपर वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक से हल्का फुल्का मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पे आपको अपने स्किल्स पे काम करना है. भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो दिया था स्पीड रीडिंग के ऊपर.
सो स्पीड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। जनरली जो आदमी की रीडिंग स्पीड होती है 200 वर्ड पर मिनट के आसपास होती है, और इंडियंस में 150 तक मान लो तुम, है ना, 100 से 150 के बीच में होती है इंग्लिश रीडिंग की। इंडियन जो बच्चे लोग होते हैं या फिर एडल्ट तक ऐसे मान के चलो। लेकिन अगर तुम्हारी ये स्पीड सोचो, अगर 150 से 300 वर्ड हो या 400 वर्ड पर मिनट हो, और 400 वर्ड पर मिनट इज नॉट ए बिग डील। तो समझ लो कि अच्छे स्पीड रीडर की तो 1000 वर्ड पर मिनट होती है, तो 300-400 पहुंचाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं। सोचो अगर 300-400 भी हो गई तो तेरे पड़ोसी को नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा आधा मिनट है, तेरे को लगेगा 15 सेकंड। हो सकता है कि उसको 1 मिनट लग जाए, तेरे को लगेगा 30 सेकंड। हो सकता है कोई पैराग्राफ आ जाए, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, उसको देख के वो डर जाए, छोड़ दे, तो फट से पढ़ लेगा, तो फट से उसको देख लेगा। बायोलॉजी क्वेश्चन उसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो खट मतलब स्पीड में एक अलग ही इजाफा होएगा। कैसे होएगा? रीडिंग की स्पीड बढ़ा के। दिस इज अगेन इन द शार्पिंग योर शो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब आपने अपने जहां पे आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से मेहनत कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप लोग अगर खुद के ऊपर वर्क नहीं करते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आप खुद के ऊपर वर्क नहीं करते हो, आप उसी स्ट्रेटेजी से, उसी प्लानिंग से, उसी तरीके से थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ा के अगर सोच रहे हो कि पिछली बार नहीं हो पाए थे सिलेक्शन, पिछली बार 300 आए थे, अब की बार 600 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अब 300 से 600 नंबर लाने में डबल का डिफरेंस है, और डबल करने में बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ किताबों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भी। तो इट इज, मैं वही कह रहा हूं ना आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे वर्क कीजिए और इन सारी स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझिए। और कुछ भी ऐसा पॉइंट लगे जहां पे आपको दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट देखूंगा। और आपके कुछ भी डाउट हो, आपको लगे कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप और वीडियो लेके आइए प्लीज, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, मैं उसके ऊपर देखकर आपके लिए बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बढ़िया से बढ़िया चीज लेकर आऊंगा। और आप 360 डिग्री डायमेंशन मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो नीट संबंधित चीजों को लेकर, तो मैं आपके उसके ऊपर आपका जो भी सवाल होगा उसके ऊपर जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको एकदम बढ़िया बेहतरीन गाइडेंस दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से फटाफट से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल में बता दिया पहले भी। अब बात करते हैं बच्चों के अनअकैडमी आपको कैसे फायदा हो सकता है। तो बताया मैंने कि अनअकैडमी में पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, गाइडेंस मिलती है, स्टडी प्लानर मिल जाता है आपको। प्लानर कौन बना के देता है? आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका मेंटोर, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है बच्चों, टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है आपको, स्टडी मटेरियल मिल जाता है आइकॉनिक में आपको, और प्लस के सारे बेनिफिट्स, प्लस पे कोचिंग की सारी सुविधाएं हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बैच में कंपलसरी नहीं है कि आप उसमें फिक्स हो गए तो उसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आप किसी भी बैच में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो किसी और बैच में 2 और पढ़ सकते हो। मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड है। आप जितने भी टीचर अनअकैडमी में अवेलेबल है सबके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग अनअकैडमी। मेरा कोड है नरूका10, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए बच्चों आइकॉनिक या प्लस में। ज्यादा फायदा रहेगा कि अगर आप आइकॉनिक में लेते हो 6 महीने का तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। 12 महीने की फीस यहाँ पे मेंशन है 34,750 और इसकी है 58,500। लेकिन आपको मेनली किस चीज पे वर्क करना है? आपको करना है कि भैया आप 6 महीने का लीजिए, तो 6 महीने में जैसे आपकी प्लस की रहेगी 25,200 और आइकॉनिक की 6 महीने की ऑलमोस्ट 38,000 समथिंग रहेगी, 38,000 प्लस समथिंग, ठीक है। तो ये आपकी 6 महीने की आइकॉनिक की हो जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आइकॉनिक इज फार बेटर देन प्लस। मतलब प्लस में आपका सब काम हो जाएगा, पर अगर आप आइकॉनिक ले सकते हो तो आप आइकॉनिक ही लीजिए फिर, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अनअकैडमी बच्चों, अनअकैडमी प्रोडिजी भी आ रहा है, यहाँ पे आप नरूका10 डालकर ये टेस्ट दे सकते हो। इसमें 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग, मेडिकल सबके लिए टेस्ट हो रहा है। अवार्ड मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। नरूका10 डाल के फटाफट से इसको दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रैंक 1 को मैकबुक एयर मिलेगी, टॉप 3 को आईफोन मिलेगा, 4 से 5 रैंक को एप्पल का आईपैड मिलेगा और 100 रैंक तक अमेजन के वाउचर मिलेंगे। डिफरेंट यहाँ पे आपको इनाम मिल रहे हैं। देखिए आप यहाँ से 1 से 10 रैंक पर 100% स्कॉलरशिप और टोटल 500 रैंक तक डिफरेंट स्कॉलरशिप मिल रही है। 75%, 50%, 25%, 15%, ठीक है। बात करते हैं, ये आपका इसका टाइम टेबल, इसको एक बार फोटो खींच लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ओके, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग।
तो ये अभी हमारे बैचेस से बच्चों जो 12 जनवरी को मतलब स्टार्ट हुए हैं, तो अल्फा अचीवर बैच हो गया, अल्फा लीडर बैच हो गया है ना 2022 के लिए, 23 के लिए। उसके अलावा हमारे पास ये 2 जैसे बैचेस हैं, इसमें आपको ये कंप्रेहेंसिव कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने वाली है मैडम रितु मैडम, इनका नाम है हमारे क्या नाम इनका, हाँ गुरजीत सर है ये, तो ये पढ़ाने वाले हैं आपको। इनके भी अलग अलग कोर्स है। आप जैसे मान लीजिए कि इनका कोई बैच ज्वाइन करता है, आप रितु कोड यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप रितु कोड यूज करके सिर्फ इन्हीं का बैच कर सकते हो, नहीं, आप कोई भी बैच कर सकते हो। अनअकैडमी में यह ही अनलिमिटेड एक्सेस है, इनके लिए से गुरु लाइव लगा सकते हो, पर ऐसा नहीं कि गुरु लाइव करके आप सिर्फ इनका ही देख सकते हो, नहीं भैया, आप नरूका 10 डाल के भी देख सकते हो, आप गुरु लाइव लगा के भी देख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कुछ भी कोड लगाइए उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो मेरा जो कोड है वो है नरूका 10, मेरा ऑप्टिक्स का कोर्स आ रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। उसके अलावा आप नरूका 10 डाल के कोई सा भी बैचेस में कितनी भी बार पढ़ सकते हो, मतलब आपको पैसे जो है वो 6 महीने के देना है, किसी बैच के नहीं। तो जितने बैचेस अभी 6 महीने में आने वाले सब आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी में बच्चों आस्क ए डाउट नाम का फीचर को अपग्रेड किया गया है, इसमें आप आस्क अप टू 3 डाउट एट ए गो, एक साथ 3 डाउट पूछ सकते हो, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में पूछ सकते हो। सबमिट योर डाउट्स थ्रू द अनअकैडमी वेबसाइट और द लर्निंग एप्लीकेशन, तो इससे आप अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अभी आपको कुछ ऑफर मिल रहा है, 6 महीने पे 1 महीना फ्री, 18 पे 2 महीने फ्री और 24 पे 3 महीने फ्री अनअकैडमी पे, ठीक है। सो आप ये चीज कर सकते हो। मेगा कॉम्बैट जो आ रहा है आपका 45 मिनट 28 क्वेश्चन 11, 12, 13 बच्चों फिर से इसमें इनाम मिल रहे हैं, मैकबुक, आईफोन, फिटबिट, अमेजन वाउचर, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन, 500 लकी विनर्स को मिलेंगे, है ना। तो टॉप रैंकर्स टू विन मेडल, सर्टिफिकेट एंड 100% स्कॉलरशिप, क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्वेश्चंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस क्रिएटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स। तो 16 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे, एनरोल कर सकते हो अभी नरूका 10 डाल के, जल्दी से एनरोल कर लीजिए बच्चों। और अब की बार इसमें जो कोड लगेगा वो नरूका 10 लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिलेबस ये रहा, इसका फोटो खींच लीजिए। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। और क्लास को पूरा देखने के लिए एकदम दिल से धन्यवाद, दिल एकदम ओरिजिनल आप देख सकते हो यहाँ पे। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, तो मुझे वहाँ पे आप ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम हमारे लेट्स क्रैक नीट यूजी का, और साथ में घंटी मार दीजिएगा। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका बच्चों, आप मुझे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्पेशल मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासेस में फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ में प्लस के अंदर भी मेरी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप मुझे वहाँ के फॉलो कर सकते हो, और साथ में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी के साथ आपको करना है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।